हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर का ये छठा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्षों में लगभग पूछ लिया जाता है। ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार रखना है। पहला है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है पूरा हम डिटेल में आपको समझाएंगे। आसानी तरीके से परिभाषा आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। रटना नहीं है, हमें समझना है। दूसरे में हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसको भी हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा हम जानेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 100% फिक्स कंफर्म कह सकता हूं कि इन तीनों में से कोई एक हर वर्षों में पूछ लिया जाता है। कभी आपसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछ लेता है, कभी कभी आपसे मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछता है, और कभी कभी इलेक्ट्रोड विभव केवल पूछ लेता है। तो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। हमारा लक्ष्य यही है कि आप कोई भी टॉपिक समझ कर याद करें। देखिए, तो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोड विभव में पढ़ रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, बट परिभाषा का रटना नहीं, समझ कर याद करना है। तो फिगर जो हम समझाएंगे उसको आप समझिएगा। फिर भी यहाँ पे क्या हमने लिखा है इसको देख लेते हैं। लिखा गया है जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर आवेशित हो जाता है। मतलब जो छड़ है वो आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु के छड़ पर या धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे जी, ठीक है ना, समझेंगे। देखिए क्या हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सपोज दैट ये एक बर्तन हमने यहां पर ले लिया, ठीक है जी। थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक। मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक। ये हमने क्या ले लिया, ये हमने एक हमने यहाँ पे ये बर्तन ले लिया, ठीक। ये एक हमने क्या लिया है, एक बर्तन लिया है। अब इस बर्तन में हम क्या लेंगे, एक धातु का छड़ लेंगे। इस बर्तन में हम क्या लेंगे, एक धातु का छड़ लेंगे। जैसे इस प्रकार हमने एक क्या कर लिया, इस बर्तन में हमने एक धातु का इस प्रकार छड़ लिया। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो धातु का छड़ है ये कॉपर का है। किसका है भैया, कॉपर का ये धातु का छड़ है। तो देखिए जब कॉपर धातु के छड़ को हम इसमें एक विलयन है इसमें डुबा रहे हैं, तो याद रखेंगे जिस धातु का छड़ हम लेंगे, जैसे कॉपर का छड़ हम ले रहे हैं तो कॉपर का ही हम जो कॉपर के ही लवण का विलयन लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो विलयन इसमें लेंगे ना, वो क्या होना, वो उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। जैसे कॉपर का ले रहे हैं तो इसमें जो विलयन हम लेंगे वो कॉपर सल्फेट का लेंगे, CuSO4 का। मतलब इसमें CuSO4 का क्या घुला हुआ है, इसमें CuSO4 का क्या विलयन इसमें उपस्थित है। इतनी बात समझ गए। देखिए कॉपर का हमने कॉपर का छड़ लिया है, मतलब कॉपर एक धातु है ना, तो जिस धातु का हमने छड़ लिया है उसी के लवण का विलयन में हम डुबा रहे हैं। मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर का हम धातु का छड़ लगाएंगे। यदि मान लेते हैं जिंक धातु का हमने छड़ लिया होता तो जिंक सल्फेट के, ठीक है, जिंक सल्फेट के विलयन में हम डुबाते उसको। मतलब जिसका हम धातु लेंगे उसी के धातु के लवण के विलयन में हम डुबाएंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबाते हैं तो ये जो धातु का छड़ है इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जैसे इस पर +Q आवेश, मतलब धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही इस पर आवेश उत्पन्न हुआ तो ये जो धातु का छड़ आपको दिखाई दे रहा है, तो इस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है। इस धातु की सतह पर एक क्या उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। और इसी विभव को हम क्या कहते हैं, इसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आया ना। परिभाषा यहां से नहीं, फिगर से समझकर याद करना है।
हमने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि ये एक धातु का छड़ है, तो कॉपर धातु है तो कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया है। देख रहे हैं ना, कॉपर धातु है तो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। यदि जिंक धातु होता तो जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर धातु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि धातु का छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। यदि आपसे कोई भी परिभाषा कहता है तो आप कह नहीं देंगे, क्या कहेंगे एक बार और सुनिए, क्योंकि मैं परिभाषा यहां से नहीं यहां से मैं चाहता हूं आप समझ कर याद करें। रटना बहुत मुश्किल है भैया, तो मैं यही कहूंगा आप समझ कर याद करने का प्रयास कीजिएगा। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो रट कर याद करे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग समझ कर याद करें, क्योंकि रट कर याद करने से कोई फायदा नहीं होता। अंततः आप जाएंगे एग्जाम में जाएंगे, रट के गए होंगे, डर लगेगा, भूल जाएंगे आप, तो रटने से फायदा नहीं है। इसलिए आप समझ कर याद करने का प्रयास कीजिए। तो एक बार सुनिए ध्यान से, समझिए और उसके बाद अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, यहां से भले ही हमने लिखा हुआ है बट आप यहां से ही याद करें। आप कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर, या हम कह सकते हैं तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, वही बात लिखा है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है। आवेशित मतलब या तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा या ऋणात्मक। तो छड़ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर फिगर आपने समझ लिया तो बाकी और हम देखेंगे, जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव देखेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव देखेंगे, तो वो सब समझ में आएगा। पहले इतनी बात समझ गए ना। एक और मैं फिगर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप ये फिगर नहीं समझेंगे आगे वाला टॉपिक आप समझ नहीं पाएंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे भी एक और फिगर ले रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझेंगे। ये एक धातु, ये क्या है, बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इस बर्तन में हमने जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट का इसमें विलयन हमने घोला हुआ है। तो जैसे हमने जिंक सल्फेट का यहाँ पे जिंक सल्फेट का विलयन है, तो जिंक सल्फेट के विलयन में हम किसका, कौन सा हम धातु लगाएंगे, तो इसमें जिंक धातु हम लगाएंगे। बात समझ रहे हैं, मतलब ये धातु कौन सा है, ये जिंक धातु है। तो जब जिंक हमने धातु लिया है तो जिंक सल्फेट के विलयन में हम इसको डुबाएंगे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था तो कॉपर का धातु लिया था तो कॉपर सल्फेट का विलयन में हम डुबा रहे थे। तो ये बात याद रखेंगे, जिस धातु का हम विलयन, मतलब जो धातु हम ले रहे हैं उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबाएंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, मतलब ये आवेशित छड़ जैसे ये आवेशित होगा, तो इस छड़ पर, इसके छड़ के जो सतह है इस पर एक क्या होगा, इसके सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा, और उस विभव को ही हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं ना कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु का छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको दो ही काम करना है, सबसे पहले परिभाषा लिखकर ये दोनों फिगर आप बना लीजिएगा। समझ गए ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ले लिए होंगे आपने। चलिए जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा अब हम देख लेते हैं। अब हमारा लक्ष्य क्या है,
मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम समझते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे परिभाषा आपको समझना है, याद करना, मतलब रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। तो पढ़ने से अच्छा है मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। तो समझते हैं जी। सबसे पहले हम एक यहाँ पे, जैसे अभी हमने एक बर्तन लिया था, वैसे ही यहाँ पे अभी हम एक बर्तन ले रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अभी हमने एक बर्तन लिया था, इसी प्रकार यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, एक बर्तन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने एक बर्तन ले लिया है। अब आप ध्यान से ये समझेंगे, जैसे कि हमने एक इसमें मान लेते हैं कॉपर का हम एक छड़ ले रहे हैं। सपोज दैट ऐसे हमने मान लिया कि यहाँ पे हम कॉपर का एक छड़ ले रहे हैं। ये हमने कॉपर का एक छड़ ले लिया। किसका हम ले रहे हैं, कॉपर का, Cu, कॉपर का एक हम छड़ ले रहे हैं। तो ये बताइए, जब कॉपर का छड़ ले रहे हैं तो इसमें कौन सा विलयन होगा, इस बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। कॉपर मतलब जिस धातु का लेंगे उसी धातु का लवण का विलयन लेंगे, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का हम विलयन लेंगे। तो इससे आपको पता चल गया कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबोते हैं तो इस धातु के छड़ पर क्या हो जाता है, ये धातु का छड़ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। जैसे ही आवेशित होगा तो इसके सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा। इसके सतह पर क्या होगा, इसके सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा, और उसी विभव को हम क्या कहते हैं, इसके सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा और इसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अभी तक हमने इतना ही जाना ना, बट यहाँ पे तीन कंडीशन, तीन शर्तें यहाँ पे लगा दी जाती हैं, और यदि उस शर्तों का ये पालन करता है तो उसे अब हम इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब वो कौन कौन सी शर्तें हैं इसको आप ध्यान से समझेंगे। वो शर्तें ये हैं, सबसे पहली शर्त ये है, ये क्या हो गया भैया, कलर तो मैंने चेंज किया था। ठीक है जी, यहाँ पे था। देखिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो विलयन यहाँ पे कॉपर सल्फेट का, ये जो विलयन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कॉपर सल्फेट का जो ताप होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर हम दाब पर बात करें, दाब प्रेशर पे बात करें तो प्रेशर 1 atm होना चाहिए, 1 atm दाब होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा यदि ताप पे बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। किसका, इस विलयन का। ठीक है, मतलब ये जो बर्तन है जहाँ पर रखा होगा उस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। और तीसरा ये याद रखेंगे कि इसकी मोलरता कितने होने चाहिए, 1 मोलर सांद्रता इसकी होने चाहिए। 1 मोलर सांद्रता मतलब 1m हम कह सकते हैं, 1 मोलर सांद्रता इसकी होनी चाहिए। तो यदि ये तीनों कंडीशन का पालन करता है तो उस समय पर जो इलेक्ट्रोड उत्पन्न होगा, जो मतलब इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होगा, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब नहीं समझ में आया तो समझिएगा, अगर ये जो धातु का लवण का विलयन है, इसका यदि 1 atm दाब हो, इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो और 1 मोल सांद्रता हो, तो उस समय पर जब हम धातु के छड़ को इसमें डुबाएंगे, मतलब ये कंडीशन का विलयन होगा और उस समय पर ये धातु के छड़ इसमें हम डुबाएंगे तो इस धातु का छड़ पर आवेश उत्पन्न होगा। आवेश उत्पन्न होने के कारण इस धातु के छड़ पर एक विभव भी उत्पन्न होगा, और वो विभव इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर अब हम उसको क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है। तो हम कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 atm दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोल सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो इस धातु का छड़, इस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए परिभाषा रटना नहीं, समझ कर याद करना है। एक बार और रिक्वेस्ट है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको याद हो जाए। देखिए हम फिगर से ही आपको बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब किसी धातु की छड़ को, या जब किसी धातु की छड़ को 1 atm दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 मोल सांद्रता
पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 कंडीशन का पालन करेगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए हमने लिखा है जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोल सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, एक बार अंत में सुन लीजिए। जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब 25 डिग्री सेल्सियस ताप 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो इस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही आसानी तरीके से परिभाषा और ये जो फिगर है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मेरा दिल से यही प्रयास है कि आपको समझकर याद करें और समझकर आपको याद भी हो रहा होगा। तो ऐसे ही हमें आगे समझते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देख लेते हैं। ठीक है ना, ठीक ले लिए होंगे। चलिए ठीक है, समय लगता है मैं जानता हूँ, थोड़ा सा आपको समय लगता है, बट मैं चाहता हूँ ना कि आपको याद हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपको रट कर याद करें, ठीक है ना, समझ कर याद करेंगे हमेशा याद रहेगा। देखिए तीसरा आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहे या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहे, बात दोनों एक ही है। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं तो सिंपल है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एक प्रकार का यंत्र है जिससे, ध्यान से समझेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का यंत्र है। आप ध्यान से समझेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड है तो कोई भी इलेक्ट्रोडों का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी यदि इलेक्ट्रोड है तो उसका हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव हम क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार का यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात आपको केवल नोट्स में याद रखना है, नोट में आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, बट परिभाषा आप ये नहीं कहेंगे, परिभाषा हम आपको समझाएंगे। बस इतनी बात समझ गए ना। एक प्रकार का ये यंत्र है जिसकी सहायता से कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि इसका परिभाषा तब क्या होगा। ये तो केवल हमने नोट्स में बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए हमने लिखा है कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, हमने जानते हैं कि इलेक्ट्रोड, हम अभी ने आपको बताए हैं कि ये क्या करता है, एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से, यह एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से, ये कहें ऐसा हो रहा है भैया, ठीक, अभी हमने बताया ना कि ये एक प्रकार के यंत्र है जिसकी सहायता से कोई भी इलेक्ट्रोड हो, किसी भी प्रकार का अलग अलग इलेक्ट्रोड हो तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकता है। तो कहा गया जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझ रहे हैं, मतलब जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड आ गए, ठीक है, तो उस समय पर उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया गया और उस इलेक्ट्रोड को अब नाम दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे अभी मैं फिगर से समझाकर उसके बाद थोड़ा सा इसमें कहानी है उसको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए सपोज दैट सबसे पहले मैं एक फिगर बना दे रहा हूं, इसको आप समझिएगा। ठीक, यहाँ पे हमने एक क्या ले लिया है, ठीक, यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक, और यहाँ पे भी जस्ट हमने एक क्या ले लिया, एक, और यहाँ पर भी
हमने एक बर्तन ले लिया। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। यहाँ पे हमने दो जगह बर्तन ले लिया। अब इसमें याद रखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें मान लेते हैं, इसमें सबसे पहली बात तो इसमें हम एक कांच की नली लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एक कांच की हम इस प्रकार नली लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक कांच की नली लेते हैं। अब ये कांच की नली किस प्रकार होगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये जो कांच की नली होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। ये एक कांच की नली है। अब इस कांच की नली में हम प्लेटिनम के तार से इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक हम क्या ले लेते हैं, एक प्लेटिनम का प्लेट ले लेते हैं। और इस प्लेटिनम के प्लेट को हम क्या करते हैं, इस प्लेटिनम के प्लेट को इस प्लेटिनम के प्लेट को हम एक धातु की छड़ से लटका देते हैं। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे, अभी मैं सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक क्या भरा गया है, यहाँ तक HCl का इसमें विलयन भरा गया है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये एक बर्तन है जिसमें HCl का विलयन भरा गया है। अब इस HCl के विलयन में, इस HCl का विलयन में यहाँ पर एक प्लेटिनम का प्लेट रखा गया है। ठीक है, ये क्या हो गया क्या, ठीक है, यहाँ पर एक ये प्लेटिनम धातु का प्लेट हमने रखा हुआ है। और ये क्या है, कांच की नली है। इसको मैं बता दूं, ये कांच की नली है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक HCl का विलयन है जिसका याद रखेंगे दाब है 25 डिग्री, सॉरी दाब कितना है, 1 atm दाब है, ताप है 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, मोलर कितना है, 1 मोलर सांद्रता है, 1 मोलर। तो ये जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रोड विभव में जो ये कंडीशन था विलयन में कि ये तीनों थे, उसी प्रकार HCl का जो विलयन है इसमें भी ये 3 कंडीशन है। उसके बाद अलग क्या किया गया कि इसमें धातु का छड़ ना लेकर इसमें एक कांच की नली लिया गया, कांच की नली, और उसके अंदर प्लेटिनम का एक प्लेट लिया गया और उसको एक धातु को, मतलब प्लेटिनम के ही धातु की छड़ से इसको लटका दिया गया है। अब इसको अब ध्यान से आप समझेंगे, इसको क्या किया गया, ये जो आपको छड़ दिखाई दे रहा है इसको क्या किया गया, इसको एक तार से लगाकर यहाँ पर एक क्या लगाया गया, यहाँ पे एक धारा मापी लगा दिया गया। अब इस धारा मापी को लगाकर अब यहाँ पे समझेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर सेम टू सेम आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कॉपर का एक क्या है, धातु का छड़ है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का हमने विलयन ले लिया है। जब कॉपर का धातु का छड़ है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डुबोया है, तो इस पर हम जानते हैं आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो अब वैज्ञानिक आए, ये इलेक्ट्रोड एक लेकर आ गए। अब बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि सर मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया है, इसका बताइए इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। तो उस समय पर वैज्ञानिकों की कितनी बार जांच करते, तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक मानक इलेक्ट्रोड, मतलब एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया जिससे किसी भी इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब इसको ये क्या किया गया, इसको इससे जोड़ दिया गया। जैसे इसको जोड़ दिया गया, तो जैसे ही जब इसको जोड़ा गया तो इसका ये जो धातु का ये जो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, इसका हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते थे। इलेक्ट्रोड विभव हम क्या कर सकते थे, ज्ञात कर सकते हैं। तो
तो मतलब हमने क्या बताया कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया और इस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये आपका पूरा कंडीशन हो गया। तो वही बात कहा गया, जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये फिगर आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि आपके लिए मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको आसानी से मतलब रट कर नहीं समझ कर याद हो जाए। अदरवाइज यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात यह है, यदि आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, न्यूमेरिकल का सभी का लिंक आपको दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहां से क्लिक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट है कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ओनली 99 रुपए में आपके पूरे केमिस्ट्री का नोट्स आपको मिल जाएगा। आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, सभी का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट आपको सभी आपके चैप्टर का नोट्स मिल जाएंगे। PDF नोट्स हैं, मैंने खुद अपने हैंड राइटेड नोट्स बनाए हैं, आसान शब्दों का प्रयोग करके आपको बताया गया है। तो अगर आप लेना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, वहां से आप कहिएगा, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। फिजिक्स का भी ओनली 99 ही है, तो वहां से फिजिक्स का भी आप चाहें तो ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।